मुझे संवाद स्थापित करने का अवसर प्रदान करने और स्पॉन्सर बनाने के लिए कोर कमेटी लोरमी की नेह स्नेह से अभिभूत प्रबल भावनाओं सहित नैवेद्य प्रेषित करता हुआ नियोजित कार्यक्रम के नवागत मेहमान ऐसे पटल पर दृश्यमान समस्त साक्षात परम सम्मानी श्री हर्षी सहायक सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र नई दिल्ली, आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और तहे दिल एहतराम। साथ ही साथ परम आदरणीय डॉक्टर शैल तिवारी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गॉड कॉलेज बरघाट एमपी, परम श्रद्धेय आदरणीय श्री एएन बंजारा जी, जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर। साथ ही साथ कार्यक्रम के संरक्षक आदरणीय श्री बीईओ लोरमी श्री डीएस राजपूत जी, संयोजक एबीओ आदरणीय श्री तिवारी जी, कोर कमेटी लोरमी के ऊर्जावान तकनीकी पर्सन, समस्त सीएससी अग्रज विद्वत बंधु और हमारे इस मेंटी प्रतियोगिता के प्रतिभागी व भविष्य में आशा के केंद्र बिंदु, आप सभी का हृदय की अंतस्थ गहराइयों से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। यहाँ आए शुक्रिया मेहरबान, आप यहाँ आए शुक्रिया मेहरबान, क्या कहें हम आपको, हम हुए बेजुबा। यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, यह सभा हर्ष से हो गई तरबतर, नूह से भर गया है ये सारा समा, ये सारा समा। तो एक बार सभी अतिथि आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैभव कुमार देवांगन है। मैं डिस्ट महासमुंद और ब्लॉक बाग भारत से हूँ। मैं प्रेरणा गीत एक सुनाना चाहूंगा सभी को। आप स्टार्ट करूं सर? जी जी जी, ओके ओके। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाने। कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाने। नाली खाक बने जाओ न पानी, नाली का बने जाओ न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना। हो अपनी निगाह में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। सीखे हमने के राह पर चलना। क्षमावान तुझे सा नहीं कोई और मुझसा नहीं कोई अपराधी। क्षमावान तुझसा नहीं कोई और मुझसा नहीं कोई अपराधी। पुण्य की नगरी में भी मैंने, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी ही बांधी। हो करुणा की छाँव में हमें रखना, तेरी पनाह में हमें रखना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने के राह पर चलना। थैंक यू सर। सर ना तकलीफें, इसमें क्या है मजा,
तूफान भी थम जाएगा जब लक्ष्य हो सीने में, जब लक्ष्य हो सीने में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संघर्ष और तकलीफों को नजरअंदाज करते हुए जो है, जो भी परेशानियां आई वो। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, जी जी। सभी को मेरा नमस्कार। हमारे अतिथि मेहमान श्री हरी सोनी सर जी, श्री एन बंजारा जी, श्री रामचंद्र कुलमित्र जी, सभी कोरोना फाइटर टीम के द्वारा जो आज का डिबेट कार्यक्रम, समान ज्ञान प्रतियोगिता का कार्यक्रम पढ़ाई त्योहार द्वार कोर कमेटी लोरमी के द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें मुझे जो अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है उसके लिए मैं आप सभी की आभारी हूं। कोरोना फाइटर टीम लोरमी के द्वारा ऑनलाइन प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता के 91वें सप्ताह का आयोजन डिबेट कार्यक्रम कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई की भरपाई करने की कोशिश जो आपके द्वारा की जा रही है उसमें जो शानदार सफलता है और बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई से हम जोड़े रखना चाहते हैं। इसके लिए कोरोना फाइटर टीम को बहुत बहुत आभार। कहा जाता है कि शिक्षा दान महादान, इस उद्देश्य से लेकर जो आप कार्य कर रहे हैं इसके लिए मैं पढ़ाई द्वार कमेटी लोरमी इस पर लगातार कार्य कर रही, इन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का अध्ययन करा रहे हैं और बच्चे भी इसका लाभ ले रहे हैं। यह केवल छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे भारत में इसकी खुशबू महक फैलेगी और इसके लिए बहुत बहुत आभार पूरी टीम को मेरे तरफ से और सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई। और समावेशी शिक्षा में जैसे आप जानना चाहते हैं कि हम क्या गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है दिव्यांगजन के लिए, क्योंकि मेरे इतने छोटे से सेशन में मैं इतनी फैसिलिटीज तो आपको बता नहीं सकता कि क्या क्या है, लेकिन पूरा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है, जो 2016 का राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, पूरा डिसेबिलिटी की जो हमारा सामाजिक न्याय मंत्रालय है और हमारा डीपीडब्ल्यूडी की वेबसाइट है, जो आसानी से आप सर्च करेंगे आपकी सारी जो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज है, सुविधाएं, वो आपको मिल जाएगी और वो आप अपने समाज में अपने शिक्षक गणों में उससे पढ़े, उससे जाने, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिल जाएगी। तो उससे आप एक अवेयरनेस फैला सकते हैं, आप आपके आसपास के दिव्यांगजन समुदाय से को ये चीज पहुंचा सकते हैं और बहुत अच्छे से उन्हें सरकारी नियमों, सरकारी सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठाएं। तो ये मेरे कुछ बातें थी जो मैंने रखी, क्योंकि ये सब चीजें जो है सांकेतिक भाषा से संबंधित, समावेशी शिक्षा से संबंधित और दिव्यांगजन के नियमों, दिव्यांगजन को दी जाने वाली सरकारी सुविधाओं से, ये सभी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अंत में एक बात और मैं कहूंगा कि समावेशी शिक्षा जो है, जहां हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, जहां पर दिव्यांग बालक और सामान्य बालक दोनों साथ में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो वहाँ हर शिक्षक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो है सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों की भी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करें और उसके लिए उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि दिव्यांग बालकों की जो भी शैक्षणिक आवश्यकता है, चाहे वो सांकेतिक भाषा है, यदि श्रवण बाधित बालक है तो सांकेतिक भाषा से सीखना है, दूसरी दिव्यांगता है, यदि दृष्टि बाधिता है तो उसे वर्बल कमेंट्री करना है, मोबिलिटी की ट्रेनिंग उसको चाहिए, ब्रेल का ज्ञान चाहिए, मानसिक मंदता है तो उसे जो मानसिक मंदता बालकों के लिए जो टेक्निक्स हैं, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस बच्चों को देना है, सेल्फ हेल्प लर्निंग स्किल सिखाना है, तो ये सारी चीजों का उसको ज्ञान होना चाहिए ताकि वो दोनों बालकों की, सामान्य बालकों के साथ साथ दिव्यांग बालकों की भी शैक्षणिक आवश्यकता समावेशी शिक्षा में पूरी कर सके। तो बस यही सब बातों को लेकर मैंने अपनी बात रखी और इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं आपको मंच दूंगा। धन्यवाद। मिले जुले मेहनत से और श्रम से वो सांकेतिक भाषा की एक परेड निकाली
जिसका आपने देखा होगा, एक राष्ट्र एक सांकेतिक भाषा का उद्देश्य लेते हुए प्रेरणा ली थी। हमारा संस्थान जो है, जिसे हम भारतीय सांकेतिक भाषा राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 2015 में हुई और शुरुआत से ही हम इस संस्थान में सांकेतिक भाषा के विकास और प्रचार प्रसार के लिए हम काम कर रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम शुरुआत से ही इस केंद्र के माध्यम से एक कुछ कमरों में हमने इसकी शुरुआत की कि हम कैसे सांकेतिक भाषा के लिए बेहतर काम करें। तो उस कमरों में उन कंप्यूटर के कीबोर्ड से हम शुरू हुए और उस कीबोर्ड के पद से हम राजपथ के गौरव पद तक पहुंचे सांकेतिक भाषा को लेकर। तो मुझे बड़ा गौरव और हर्ष महसूस हो रहा है और आपके इस प्रोग्राम को देखकर मैं महसूस कर रहा हूं कि आपका ये प्रोग्राम जो छत्तीसगढ़ के शिक्षा के जो कार्यकर्ता हैं, आपके शिक्षक लोग हैं और शिक्षा विभाग है, जो लोग काम कर रहे हैं, मुझे वही दिख रहा है कि आप लोग भी, और मेरी ये शुभकामनाएं हैं कि आप लोग भी इसी तरह आप अपने कार्य को उस गौरव पद तक ले जाएं। तो ये आप लोग सामने दिख रही है मुझे, और मुझे बड़ा हर्ष और बड़ा गौरव महसूस हो रहा है कि आप लोग भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के ही क्षेत्र में काम कर रहे हैं। भले ही मेरा क्षेत्र अलग है, लेकिन आपके कार्य और आपके समर्पण को देखकर मुझे लग रहा है कि जो अंतर आवाज और वाणी में होता है, वही अंतर कार्य और एक समर्पित कार्य में होता है। क्योंकि वाणी की जब बात करेंगे, वाणी मतलब अर्थपूर्ण आवाज, और आवाज मतलब आवाज से, जिसमें शोर भी हो सकता है। तो आपके कार्य को मेरे को देख के लगता है कि आपका एक समर्पित कार्य है और ये आप आगे इसको बहुत अच्छे से ले जाओगे। 2-3 चीजें मैं आपके पहले कार्यक्रम के बारे में जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने देखा महसूस किया है, बड़े अच्छे से क्वेश्चंस आते हैं। एक शिक्षक की एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है जब वो बहुत अच्छे से अपनी चीजों का दृष्टांत कर पाता है। दृष्टांत एक कौशल होता है, आप सब जानते हैं कि दृष्टांत कौशल ही शिक्षक का व्याख्यान कौशल का एक मुख्य अवयव होता है। और दृष्टांत मतलब हमारी जो चीज जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं या जो हम बताना चाह रहे हैं, वो बच्चों के दिमाग में एक मस्तिष्क छवि बना दे। और जो क्वेश्चन मुझे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो बिल्कुल उस कौशल से परिपूर्ण है, दृष्टांत कौशल से। तो ये क्वेश्चन जो आप बच्चों की प्रतियोगिताएं ले रहे हैं इन क्वेश्चन से, ना ये सिर्फ प्रतियोगिता है, बल्कि इससे बहुत अच्छी आपकी बच्चों की लर्निंग भी होगी। जब भी हम पाठ अवलोकन की बात करते हैं, शिक्षक जब पाठ अवलोकन करता है या कक्षा में जब वो पढ़ाता है, तो वो पाठ अवलोकन मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में करता है: भाषा में, ज्ञान में, दृष्टांत में, प्रस्तुतिकरण में और मूल्यांकन में। जब कोई भी पाठ हम पढ़ाते हैं, चाहे वो हमें जनरल बच्चों को, सामान्य बच्चों को पढ़ाना है या विशेष या दिव्यांग बालकों को पढ़ाना है, एक पाठ जब भी हम पढ़ाते हैं तो हम अनुकूलन करते हैं, क्योंकि जो हमारा कक्षा है और उस कक्षा में जो एक समूह है छात्रों का, वो एक हेट्रोजीनेट समूह होता है। मतलब कुछ बच्चे ब्राइट हैं, कुछ बच्चे एवरेज हैं, कुछ बच्चे थोड़े से पिछड़े हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पाठ का अवलोकन करते हैं। तो ये समावेशी शिक्षा की जो बात कही, उसमें ये पाठ अवलोकन बड़ा महत्वपूर्ण अवयव है। पाठ अवलोकन मतलब पाठ को टेक्स्ट अडॉप्टेशन जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इसमें 5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती है: भाषा, ज्ञान, दृष्टांत, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन। कोई भी पाठ पढ़ाते हैं तो हम भाषा को सरल कर देते हैं। आपके मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ कहीं, इसमें बहुत अच्छी तरीके से भाषा को भी सरल किया गया है और भाषा को प्रस्तुत भी किया गया है। दूसरा होता है ज्ञान। ज्ञान में अनुकूलन आवश्यक होता है। जब भी हम कोई पाठ या कोई ज्ञान पढ़ाने जा रहे हैं, उसमें हमको अनुकूलन करना पड़ता है, ज्ञान को टुकड़े में परोसना पड़ता है, ज्ञान को संगठित होकर परोसना पड़ता है। तीसरा कौशल जो महत्वपूर्ण कौशल है, वो है दृष्टांत कौशल। जो भी मुझे पढ़ाना है उसको मुझे दिखाना है। तो बहुत सारी चीजें तो मैं आपको जो मूर्त संकल्पना है वो तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन जो अमूर्त संकल्पना है उसे हम कैसे दिखाएंगे? उसको हम उदाहरणों के माध्यम से दिखाते हैं। कई अलग अलग उदाहरणों तरीके से हम सिखाते हैं। तो ये दृष्टांत होता है। फिर प्रस्तुतिकरण, तो हम अलग अलग चीजों को प्रस्तुत कैसे करते हैं, किसी को बुलेट फॉर्म में, किसी को ग्राफ से, और फिर अंत में होता है मूल्यांकन। तो जो भी हम पाठ पढ़ाते हैं, ये फिर उसका हम मूल्यांकन करते हैं। तो टेक्स्ट अडॉप्टेशन के ये 5 मुख्य अवयव हैं, और ये 5 मुख्य अवयव आपको एक समय व्यवस्थित कक्षा या एक आप जनरल रेगुलर क्लासरूम है, दोनों में ये पाठ अवलोकन एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जिसको आपको
महत्वपूर्ण कौशल होता है जिसको हमें एक शिक्षक होने के नाते ध्यान रखना है। और मुझे विश्वास है और मैं जानता हूँ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से मैं तो बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में काफी साल हो गए मुझे, लेकिन शिक्षक लोग ये अपनी क्लास में बड़ी खूबी के साथ ये यूज करते हैं, जिसमें भाषा, ज्ञान, दृष्टांत, प्रस्तुतिकरण और मूल्यांकन, इन 5 क्षेत्रों में पाठ का अवलोकन किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको एक समावेशी शिक्षा में कैसे एक शिक्षक पढ़ा सकता है, ताकि वो हेटेरोजीनियस जो क्लासरूम है उसमें ब्राइट, एवरेज और थोड़े से जो बैकवर्ड है या पिछड़े हुए बालक है, तीनों प्रकार के बालकों को एक साथ लेके चल सकता है। तो ये जो मैंने बात कही, ये समावेशित कक्षा में कोई भी पाठ पढ़ाने के अनुकूलन से संबंधित बात करी और हम ये सब यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मेरे क्षेत्र के सांकेतिक भाषा की। आपने अभी जो पोस्टर देखा है, इस पोस्टर में आपको अलग अलग चिन्ह दिखे होंगे, जिसमें ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। ये जो है ये फिंगर स्पेल है जो 2 हैंड से इस्तेमाल की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे हरीश बोलना है, मेरा नाम है हरीश सोनी, तो मैं बोलूंगा HARISH, हरीश, SONI। ये फिंगर स्पेल का चार्ट हमारे इसमें है। तो ये एक फिंगर स्पेल है, साइन लैंग्वेज का एक छोटा सा एक भाग कह सकते हैं। साइन लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो कि सिर्फ इशारे या सिर्फ जेस्चर नहीं है, बल्कि एक अपने आप में एक भाषा है जिसका अपना एक सिंटेक्स है, जिसकी अपनी एक ग्रामर है और जो एक बहुत सिस्टमेटिक पैटर्न्स के थ्रू चलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सांकेतिक भाषा हमें कैसे सीखना है, ताकि हम सामान्य बालकों के साथ साथ श्रवण बाधित बालकों की भी शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। तो मेरा सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि आप कोई भी भाषा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि भाषा हमारी संस्कृति का दर्पण होती है, कोई भी क्षेत्र की कोई भी भाषा हो, तो सांकेतिक भाषा भी बधिर समुदाय की संस्कृति का दर्पण है। यदि आपको भाषा सीखनी है तो बधिर समुदाय से जुड़ना है। जैसे यदि मुझे तैरना सीखना है तो मैं किनारे पे खड़ा होकर मैं तैरना नहीं सीख पाऊंगा, मुझे नदी में उतरना होगा। इसी प्रकार यदि आपको सांकेतिक भाषा सीखनी है तो आपको बधिर बालकों से जुड़ना होगा, उनसे बात करना होगी। सबसे आसान तरीका, आप सांकेतिक भाषा उनसे जब बात करेंगे, धीरे धीरे जैसे बात बढ़ेगी तो आप सीखेंगे। इसके अलावा यदि आपको मटेरियल की आवश्यकता है तो मैं आपको, क्योंकि मेरे 10 मिनट के उद्बोधन में मैं कोशिश करूंगा कि आपको सांकेतिक भाषा का तमाम सारा मटेरियल भी अवेलेबल हो जाए। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की आपको वेबसाइट पे जाना है। वहां से आपको हमारी डिक्शनरी की लिंक, उसमें 10,000 सांकेतिक भाषा के वर्ड है जो निःशुल्क है, आप ले सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब का चैनल है ISLRTC न्यू दिल्ली, टाइप करेंगे इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर न्यू दिल्ली, तो यूट्यूब के चैनल पर भी आपको सांकेतिक भाषा का शब्दकोश मिलेगा, क्योंकि निःशुल्क है। इसके अलावा यदि आपके आसपास जो भी बधिर समुदाय है, कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी होती है कि हम समाज के आखिरी व्यक्ति तक कोरोना से संबंधित सूचनाएं, गाइडलाइन पहुंचाएं। उसके लिए हमने समस्त कोरोना गाइडलाइन और कोविड की गाइडलाइन को सांकेतिक भाषा में अनुवाद करके वो भी हमारे यूट्यूब के चैनल पे डाल दिया है, वो भी आसानी से आपको मिल जाएगा। और इस प्रोग्राम के बाद में मैं ये शेयर भी कर दूंगा लिंक, तो आप लोग, आप आसपास भी जो भी आपके संपर्कित ग्रुप हैं उनको शेयर कर सकते हैं लिंक। नहीं तो आप कुछ भी नहीं करना है, आपको ISLRTC न्यू दिल्ली टाइप करना है और सारा कुछ अवेलेबल है। तो ये सब जिम्मेदारियां हैं हमारी एक शिक्षक होने के नाते, एक विशेष शिक्षक होने के नाते, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम सबको साथ में लेकर चले और सबको साथ में बढ़ाए। जैसे मैंने कहा कि भाषा, कोई भी भाषा हो, वो एक संस्कृति का दर्पण होती है। तो चाहे आपके क्षेत्र की भाषा हो, हमारे मध्य प्रदेश की मालवी हो, निमाड़ी हो, छत्तीसगढ़ की भाषा हो, हर भाषा का अपना महत्व है, हर भाषा अपनी जगह उसका रिस्पेक्ट है। और भाषा जो है हमारी पहचान है। जैसे मैं इंडिया से बाहर जाऊंगा तो हिंदी मेरी भाषिक पहचान है, उसी प्रकार यदि मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मेरे क्षेत्र में से हूँ, तो मेरी वहाँ की अपनी भाषा पहचान है। तो भाषा और संस्कृति हमारे एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और भाषा ही हमारी संस्कृति का संरक्षण भी करती है। इसलिए जो हमारी सांकेतिक भाषा है, जिसके लिए हम जुड़े हुए हैं, जिस पर हम कार्य कर रहे हैं, वो भाषा स्टोरी है या रियल कोई आपके नॉलेज में है, या आप कहीं से पता भी लगा सकते हैं।
उनको उन बच्चों का एग्जाम्पल दें जो दिव्यांग हैं और वो अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े हैं। 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं सर। एक वो दृष्टिकोण जहां हम ये सोचते हैं कि जो बच्चों पर ध्यान ही नहीं देते। एक वो दृष्टिकोण होता है जहां हम ये सोचते हैं कि दिव्यांग बालकों की हमको मदद करना है, सेवा करना है। और एक वो दृष्टिकोण होता है जहां हम ये सोचते हैं कि दिव्यांग बालक वहां तक पहुंचे जहां से दिव्यांग नहीं, सामान्य बालक भी प्रेरित हो जाए। जैसे एक दिव्यांग लड़की माउंट एवरेस्ट चढ़ी, चलो ठीक है, वो तो एक हम कह सकते हैं कि उनको बहुत उनमें स्किल होगी। लेकिन कई दिव्यांग बालक हैं, आप देखेंगे कि जो अच्छे जॉब से गए हैं, कई वीआई बालक हैं जो बड़े बड़े पदों पर गए हैं, कई श्रवण बाधित बालक हैं जो एक एवरेज भी जॉब पाए हैं और अच्छे जॉब भी पाए हैं। तो आपको जब दिव्यांग बालकों के पेरेंट्स को मोटिवेट करना है तो आपको उनको सक्सेस स्टोरी सुनानी पड़ेगी। सक्सेस स्टोरीज मतलब रियल वो स्टोरी जहां दिव्यांग बालक आगे बढ़े हैं। वो यदि उनको बताएंगे कि देखो इनके बालक भी आगे बढ़े हैं तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं, आपके बालक भी आगे बढ़ सकते हैं। तो उस स्थिति में जो मेरा ऐसा मानना है कि जो है वो मोटिवेट होंगे। हाँ सर जी, मेरा अगला प्रश्न ओरल जो है ओरल अप्रोच से नहीं बढ़ सकते। तो क्योंकि जिस इस फील्ड में जो जानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि 2 विधाएं हैं। एक विधा जहां हम सांकेतिक भाषा से बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, एक विधा जहां हम बोल सुनकर बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जो बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न पूछा, कि किस विधा से बच्चों को पढ़ाना। जिन बच्चों को हेयरिंग एड से बेनिफिट हो सकता है, जो बच्चे अर्ली आइडेंटिफाइड है, अर्ली इंटरवेंटेड है, उनको हम, यदि हमें लग रहा है हेयरिंग एड से थोड़ा बहुत सुन रहा है, तो हम ओरल अप्रोच यूज कर सकते हैं, मतलब बोल सुनकर पढ़ा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर हम ये देखते हैं कि बच्चे सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस या प्रोफाउंड हेयरिंग लॉस के बच्चे हैं जिनको हेयरिंग एड से बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसको आपने कहा कि 80% 70% से ज्यादा डिसेबिलिटीज है उनको। तो उस केस में हमको साइन लैंग्वेज से ही उनका कम्युनिकेशन करना है। और ज्यादातर बच्चों में देखते हैं कि हेयरिंग एड से उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका श्रवण दोष या हेयरिंग लॉस जो है वो ज्यादा है। तो वहां हमें साइन लैंग्वेज, लेकिन चूंकि एक अच्छा एक निष्पक्ष प्रोफेशनल होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि हम ये नहीं डिसाइड करेंगे कि बच्चे को किस विधा से पढ़ाना है। बच्चे की आवश्यकता ये डिसाइड करेगी कि हमको बच्चे को किस विधा से आगे बढ़ाना है, साइन लैंग्वेज के माध्यम से बढ़ाना है या बोल सुन करके बढ़ाना है। वो बच्चे की आवश्यकता, मतलब बच्चे का हेयरिंग लॉस जो है वो निर्धारित करेगा कि हाँ मैं थोड़ा बहुत सुन सकता हूँ क्योंकि मुझे हेयरिंग लॉस कम है, तो हम ठीक है, हम उसको सामान्य बच्चों के साथ बोल सुन करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो बालक बिल्कुल नहीं सुन पा रहा है उसे विशेष स्कूल में पढ़ाएंगे। यदि हमको समावेशी शिक्षा में पढ़ाना है तो वहां हमें उसे साइन लैंग्वेज का इंटरप्रेटर प्रोवाइड करना है। तो ये दोनों विधाएं हैं। अब एक पहलू आपने और उठाया था अंधविश्वास वाला, कि वो जड़ी बूटियां के, तो उसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक हम पेरेंट्स को अवेयर नहीं करेंगे कि ये देखिए बच्चे का हेयरिंग लॉस ये है, कम है, हम उसको ओरल अप्रोच से जाना है, अधिक है तो हमें इसे साइन लैंग्वेज चले जाना है। दोनों के लिए बच्चों की आवश्यकता का असेसमेंट करके फिर हमको डिसाइड करना है कि हमें कौन से अप्रोच से जाना है, नंबर 1। नंबर 2, फिर उसको ये बताना है कि दोनों ये सब साइंटिफिक अप्रोच है। अंधविश्वास वो कहाँ तक कर रहे हैं उनको ये बताना होगा, क्योंकि यदि वो अंधविश्वास करेंगे तो उससे बच्चे का फ्यूचर प्रभावित हो सकता है। कि कुछ भी उसको खिला दिया या कुछ भी बिना किसी सलाह के उसके लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, तो वो उसे पेरेंट्स को हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स को नहीं जानकारी है। तो पेरेंट्स की अवेयरनेस की कमी होती है, तो जहाँ हमें उसे जागरूक करना पड़ेगा। वैसे काफी कुछ हम सबको जानने को मिलेगा। अभी हम हिंदी में बात कर रहे हैं। अभी यदि मैं आपको कहूं कि आप सिर्फ मुझसे इंग्लिश में या कोई और भाषा में ही बात करें और आपको वो भाषा नहीं आती है, मान लो, या आप वो भाषा बोलने में सक्षम नहीं है, तो होगा क्या कि धीरे 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 आपके अंदर वो बात आ जाएगी कि यार मैं अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे करना है किसी भी हाल में, क्योंकि मेरे अंदर वो ज्ञान है, वो नॉलेज है। भाषा तो सिर्फ एक माध्यम है। भाषा कोई किसी की ज्ञान की परीक्षा नहीं है, कि ज्ञान की वो नहीं है कि जो उस ज्ञान की पहचान नहीं है। भाषा माध्यम है। तो बधिर श्रवण बाधित बालकों के साथ क्या है, यदि वो अपनी चीज को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं और वो एक्सप्रेस नहीं कर पाने के कारण थोड़ा थोड़ा उनमें वो ये लगता है कि उन्हें वो बोलना है,
यदि हम उनको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट देंगे, हम उनको भाषा, सांकेतिक भाषा का सुगम्य वातावरण देंगे, तो ये जो बात आप कह रहे हैं कि वो लड़ाकू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात मेरे और आप पर भी लागू हो सकती है। यदि आप मुझे अपनी भाषा में व्यक्त करने का मौका नहीं देंगे तो शायद मैं बहुत तेज आवाज में बोल सकता हूँ, या ये सब में धीरे धीरे आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी विकलांगता या दिव्यांगता या विशेष बालक जो है लड़ाकू प्रवृत्ति का होता है, ये ऐसा नहीं है। वो हो सकता है कि श्रवण बाधित बालक अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, इसलिए कुछ बच्चे थोड़े से हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। हाइपर एक्टिविटी का एक डिसऑर्डर होता है, वो एक अलग दिव्यांगता है। हम बात कर रहे हैं श्रवण बाधित बालकों की। तो श्रवण बाधित बालकों में ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लड़ाकू होते, ऐसा नहीं है। वो अपनी बात रख नहीं पा रहे, यदि उनको आप अपनी बात रखने का उनकी भाषा में मौका देंगे तो वो बिल्कुल भी जो है इस तरह का हाइपर बिहेवियर नहीं होगा। वो सामान्य सी बात है, मुझ में भी आप में भी हो सकती है। और वो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे इंटरप्रेटर की आवश्यकता है, मुझे साइन लैंग्वेज की सुगम्यता की आवश्यकता है, मुझे पूरी बात नहीं आ रही, तो वहां पर भी हमको साइन लैंग्वेज अपनाना है। ये हम नहीं डिसाइड करेंगे कि किस बच्चे को साइन लैंग्वेज की आवश्यकता है, ये बच्चे की नीड और ये बच्चा खुद डिसाइड करेगा। यदि बच्चे छोटी एज में है तो वो उसके पेरेंट्स, उसके टीचर, वो उसके जो आइडेंटिफिकेशन, उसकी डायग्नोसिस की रिपोर्ट है, उसके आधार पर हम तय करेंगे कि बच्चे को किस मेथड से ज्यादा बेहतर समझ में आ रहा है। तो ये इस पे जवाब है मेरा। ये को बहुत बहुत बधाई, सभी बधाई के पात्र हैं। और